बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल 17 सितंबर 2023 पाकिस्तान की अदालती तारीख में बड़ा अहम दिन था कि जब एक ऐसी शख्सियत ने हलफ उठाया कि जो बिल्कुल हमें मौजज़ाना तौर पे होता हुआ नज़र आया। ऐसा होना एक वक्त ऐसा था कि नामुमकिन हो गया था। उस हल्फ में क्या क्या हुआ और उसके बाद जो अवाम हैं उनकी तवक्कुआत क्या हैं जुडिशरी के साथ, और ख़ास तौर पे काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ क्या हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा इन तवक्कुआत पे कितना सारा पूरा उतरते हैं, और लोगों के जज्बात इस हवाले से क्या, और ख्वाहिशात क्या हैं, और ख्वाहिशात को कितना महदूद करना चाहिए, तवक्कुआत को कितना महदूद करना चाहिए, और जज्बात को कितना काबू में इस हवाले से रखना चाहिए, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद जिस दबंग अंदाज से उन्होंने कल और फिर खसूसन आज जो आगाज़ किया है उसको ज़ेर बहस लाएंगे। दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि वो गलीज़ किरदार पाकिस्तानी सियासत का, बदबूदार किरदार जो हर एक सियासी जमात के और हर एक आमिर के तलवे चाटता हुआ पाया गया, जिसका नाम फ़र्जंद पाकिस्तान शेख रशीद अहमद है, उसको बिल आखिर उस चूहे को बिल से निकाल के, और एक मैंने थंबनेल में भी ये लिखा कि काबिल एतराज़ हालत में गिरफ़्तार किया गया। अब काबिल एतराज़ हालत जो है वो क्या है वो हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा तीसरी चीज़ हम आपको ये बताएंगे कि इतनी महंगाई है, पेट्रोल जो है वो मोटरसाइकिल का पेट्रोल पूरा नहीं हो रहा। लोग जो हैं वो यानी 1,000 रुपया अगर आप देना जी, तो बस वो ऐसे करके और फिर मोटरसाइकिल की टैंकी से पीछे कर लेता है उस नोज़ल को, वो क्या उसे कहते हैं, जिससे पेट्रोल जो है वो गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों की टैंकियों में भरा जाता है। तो इस महंगाई के दौर में पंजाब पुलिस की इतनी बड़ी अयाशी कि वो एक डाकू को, एक सर्टिफाइड डाकू को झूले देती फिर रही है गाड़ियों में प्रोटोकॉल के साथ। वो क्या मामला है वो आपको बताएंगे। एक और चीज़ जो मैं प्रोग्राम के टाइटल और थंबनेल में लिखना मुझसे रह गई, माजरत, वो ये कि मतलब हमारे गांव में, देहातों में तो कुत्तों की लड़ाई बड़ी मशहूर थी, फिर मुर्गों की लड़ाई भी बड़ी मशहूर थी, फिर उसके बाद वो न्योले और सांप की लड़ाई भी मशहूर थी, रीछ और कुत्ते की लड़ाई भी मशहूर थी। तो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस लड़ाई को क्या नाम देंगे, लेकिन दो बड़े अहम गद्दारों की जो लड़ाई है वो बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा उसका हवाल जो है वो भी मैं उन्हें कुत्तों की लड़ाई नहीं कह रहा, मैंने आपके आगे 4-5 टाइटल रख दिए, तो आप खुद उसको नाम दे लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि वो बुनियादी तौर पे कौन है जिनकी ये लड़ाई हुई है। काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं ये तहरीक पाकिस्तान के रुकन और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथी काजी मोहम्मद ईसा के बेटे हैं। और काजी मोहम्मद ईसा वो शख्स हैं कि जिन्होंने खान ऑफ कल्लात, जो कि कल्लात रियासत थी और उसके जो वाली थे वो खान खवानीन कहलाते थे, खान ऑफ कल्लात को काजी मोहम्मद ईसा ने ही इस बात पे कायल किया था कि आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात करें और आप इल्हाक कर लें अपनी रियासत का इस नई मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान के साथ, और यूँ कल्लात जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। तो उसमें जो बुनियादी कोशिश शामिल है वो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा की है। अब जो उनके वालिद थे यानी काजी मोहम्मद ईसा के दादा, काजी मोहम्मद ईसा के वालिद और काजी फ़ाइज़ ईसा के दादा काजी जलालुद्दीन, जब कल्लात का इल्हाक पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ था और वह एक खुद मुख्तार रियासत थी, तो वो उसके वज़ीर आज़म थे। यानी मैं अगर रिपीट करूँ तो काजी फ़ाइज़ ईसा तहरीक पाकिस्तान के बानी रुकन, काजी मोहम्मद ईसा के बेटे, और रियासत कल्लात के साबिक वज़ीर आज़म काजी जलालुद्दीन के पोते हैं। ये है इनका फैमिली बैकग्राउंड। अब काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर किसी भी किस्म का कोई स्कैंडल, जैसे वो पता है ज़ाहिर अली अकबर नकवी के ट्रक और रिश्वतें और बड़ी बड़ी जायदादें, और वो रेस कोर्स लाहौर के सामने 4 कनाल का बंगला और कोठियाँ और ये और वो सारा जो है, ऐसा कोई स्कैंडल नहीं था। और ज़ाहिर है कि सबका जो गुर्गे थे इस्टेब्लिशमेंट के, जिसमें फैज़ हमीद था, जिसमें कमर जावेद बाजवा था, इन लोगों को ईमानदार आदमी और असूल पसंद आदमी तो कबूल नहीं था, लेकिन इनके पास कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं था कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा को रास्ते से हटा सके। लेकिन मकसद उनका था काजी फ़ाइज़ ईसा को रास्ते से हटा के अपनी उस गलीज़ और मज़मूम साजिश को कामयाब करना कि जिसके नतीजे में न्याज़ी को पाकिस्तान की हुकूमत उसके हवाले की गई, और फिर पाकिस्तान का जो मौजूदा
हाल और सूरत हाल है उसके अंदर उन्होंने अपना नापाक हिस्सा डाला था। तो ये जो सदर है, ये जो दंदान साज है, जो अभी सर झुकाए बड़ा शर्मिंदा शर्मिंदा कल काजी फ़ाइज़ ईसा से हलफ ले रहा था। अब आज मैं एक प्रोग्राम देख रहा था अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी का, जिसमें बड़े जय्यद लोग बैठे थे, मतीउल्लाह जान बैठे हुए थे, हसनात मलिक बैठे हुए थे, अब्बासी साहब बैठे थे, सलीम साफ़ी बैठे थे और हसन अयूब ख़ान जो है वो बैठे थे। तो एक मुश्तरका जो लुब्बे लुबाब था वो ये था कि डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी अगर सदर के आगे रख दिया जाता तो वो बड़ी बात होती, क्योंकि इसी सदर ने ये जो बड़ी बड़ी तकरीरें झाड़ता हुआ आपको नज़र आता है और जो अभी बिल्कुल एक अबूरी सदर की हैसियत से काम कर रहा है, अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर चुका है और इसने पिछले दिनों अपनी बाकी सारी तनख्वाहें भी डबल करके मांगी हैं, जो उसका किरदार है। तो इसी सदर ने काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे भेजा था और मकसद ये था कि काजी साहब को ओहदे से हटाया जा सके या सुप्रीम कोर्ट से निकाला जा सके। तो वो जो गलीज़ किरदार थे, वो गलीज़ किरदार जो साकिब नासूर से शुरू हो के फिर खोसा और फिर गुलजारी लाल, जस्टिस गुलजार और अज़मत सईद और फिर दलाल बंदयाल उस तक आए, उन्होंने रोलिंग स्टोन बना के रखा काजी फ़ाइज़ ईसा को। काजी फ़ाइज़ ईसा की जो मिसेज़ हैं सरीना ईसा, उन्हें इतना टॉर्चर किया गया उस केस में कि वो रोने पर मजबूर हुई। उनके वालिद की डेथ होगी, उनके वालिद की मैयत घर पे जब पड़ी हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैयत अभी घर में पड़ी थी, जनाजा उठाया नहीं गया था, तो उनके दरवाज़े के ऊपर अदालती नोटिस जो हैं वो चस्पा किए जा रहे थे। ये वक्त देखा गया, यूथियों ने इसमें अपना पूरे का पूरा हिस्सा डाला कि वो स्टिक पकड़ के चलती थी और उसकी वजह ये थी कि मिसिस सरीना ईसा जो हैं उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ था जिसमें प्लेट्स डली हुई थी, तो वो सहारे के बगैर नहीं चल सकती थी। तो इस पे भी ट्रोलिंग की गई। ये जो गलीज़ किस्म की पीटीआई की ट्रोलिंग ब्रिगेड थी, जो 5th जनरेशन वॉरियर्स थे, ये इसके ऊपर भी ठट्ठे उड़ाते थे, हंसी मजाक उड़ाते थे कि देखो यार ये स्टिक पकड़ के क्यों चलती है वगैरह वगैरह। और फिर उमर अताब बंदयाल और ये तमाम जो उसके दाएं बाएं बैठे हुए लोग थे, इनकी पूरी कोशिश थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा को रास्ते से हटाया जाए, लेकिन अल्लाह जो है उसके जो फ़ैसले हैं वो ज़ाहिर है कि हमारे फ़ैसलों और हमारी ख्वाहिशात से बड़े मावरा हैं, बड़े ऊपर हैं और वो ही जानता है। तो वो जो एक रेफरेंस दायर किया गया था जिसमें करप्ट साबित करने की कोशिश की गई थी, काजी साहब ने उस वक़्त बाकी तमाम जजेस से मिलना इस वजह से छोड़ दिया था कि चूँकि मेरा के मतलब ये कोई बंद दलाल मैं कह रहा हूँ, बंदयाल तो नहीं थे कि मेरी सास और मेरी मर्ज़ी, या ये वो लाहौर हाई कोर्ट वाले भट्टी साहब तो नहीं थे कि मेरा दामाद और मेरी मर्ज़ी, और उन्हीं के केसेस सुनने बैठ जाते हैं और कोड ऑफ बिज़नेस कंडक्ट जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। बल्कि इन्होंने कहा कि चूँकि मैं इस वक्त एक मुलजिम हूँ और मेरा केस है तो मैं इस वजह से नहीं किसी से मिलूँगा, और ये मेन रास्ते से नहीं आते थे बल्कि पिछले दरवाजे से दाखिल होते थे, बस अपने अदालती मामलात को निपटाते थे और फिर वापस चले जाते थे। इन्होंने अपना केस खुद लड़ा, अपने दलाइल खुद दिए, और वो गलीज़ किरदार साकिब नासूर से लेकर अताब बंदयाल तक जो कि इन्हें करप्ट साबित करने पर तुले थे और उस करप्शन नाम नहाद मुबैना इल्ज़ाम की बुनियाद पर इन्हें सुप्रीम कोर्ट से हटाना, निकाल बाहर करना और घर भेजना चाहते थे, उन्हें ये रिटर्न देना पड़ा। ये अल्लाह की शान है कि जनाब ये कोई भी किसी भी किस्म की करप्शन जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा या उनकी मिसेज़ ने नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट का जब कोई बंदा जज बनता है तो उसके साथ फिर 100 किस्म के स्कैंडल भी सच्चे या झूठे आ जाते हैं, लेकिन शायद ये वो वाहिद जज हैं जिन्हें अल्लाह ने जब ये मकाम और ये इज़्ज़त दी है, तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजों की वो जो कल चंद सूरतें सर झुका के और कपकपाते होठों और लरसती हुई टांगों और नमनाक आंखों के साथ आगे बैठे हुए थे ना, जो बंदयाल के दाएं बाएं बैठे होते थे, उनसे क्लीन चिट मिल चुकी है। इस बात की क्लीन चिट मिल चुकी है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने किसी भी किस्म की करप्शन नहीं की, बल्कि वो जो फ़ौज की माँ पे बंदयाल के दौर में इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इन्हें और इनकी बीवी को सरीना ईसा साहिबा को जलील किया गया था, वो झूठ था, सरासर बेबुनियाद था।
और ये वाकई एक सच्चे, एक ईमानदार शख्स हैं कि जिनके दामन पे किसी किस्म का कोई दाग नहीं है। ये वो वजह थी कि जिसकी बुनियाद पे जब कल ये हलफ बर्दारी की तकरीब हुई तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा वो जो मिसेस सरीना ईसा हैं, जिन्हें इन्हीं जजों ने जो सामने सर झुकाए बैठे थे, बड़ा रोलिंग स्टोन बनाए रखा था, वो अपने खावंद के साथ आके खड़ी हो गई। और ये बुनियादी तौर पे पैगाम था, ये सिग्नल था। कभी तो आपको याद है ना कि मज़ार नकवी को अपने बगल बच्चा बना के और बगल में बिठा के बंदलाल जो है, बंदलाल वो पैगाम दिया करता था फ़ौज को कि देखे जनाब, ये आपने तो इसके ऊपर तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 1 अरब रुपए की करप्शन का ट्रक का केस है और इसके ऊपर केस है कि ये इसने करप्शन के और हराम के माल से वहाँ पे 4 कनाल का बंगला जो है वो बना रखा है। और उसकी भी एक पूरी स्टोरी है जो आप मुख्तलिफ लोगों से उनके वीलॉग्स और उनके प्रोग्राम्स में सुन चुके हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो ये उनको पैगाम था कि जनाब अब एक तो ये खातून चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ी रहीं और आज मैं इस मनसब पे फायज़ हुआ, ये अगर टूट जाती तो फिर शायद मैं भी टूट जाता। और दूसरा ये भी पैगाम था ख़ास तौर पे उस शख्स को जो चीफ़ जस्टिस के दाएं तरफ सर झुकाए खड़ा, ऐनक को यहाँ पे लाए, तोते की तरह फर फर वो अल्फाज पढ़ रहा था कि जो हल्फ के थे, जो कि उर्दू अंग्रेज़ी में था और जिसका नाम था आरिफ अलवी। ये उस आरिफ अलवी को भी पैगाम था कि तुमने मेरे और मेरी बीवी के ख़िलाफ़ जो झूठा रेफरेंस भेजा था ताकि मुझे रास्ते से हटा दो, आज मैं और मेरी बीवी यहाँ खड़े होके तुम ही से हलफ ले रहे हैं। तो बहरहाल ये चश्मे फलक ने भी देखा, कैमरे की आंखों ने भी देखा, दुनिया में ने भी देखा और पाकिस्तान ने भी देखा। अब यूँ तो कल से फैज़ ईसा साहब को टाउट और ये वो कह रहे हैं जैसे ये तो किसी के टाउट है ही नहीं। तो बहरहाल अब आज के दिन पे आ जाते हैं। कल उन्होंने एक फुल कोर्ट जो है उसको तरतीब दे दिया था, वही फुल कोर्ट जिससे ये बंदयाल वगैरह भागा करते थे क्योंकि चोर थे। अब आप देखें ना कि चोरी का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं, इनकी बेगैरती का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि भाई तुम एक दिन पहले रिटायर हुए हो और अब तुम्हारी जगह एक नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, तो इखलाकी तौर पे तो तुम्हें उस तकरीब में मौजूद होना चाहिए था। लेकिन चूँकि बेइज्जता आदमी है, चूँकि शेमलेस आदमी है, चूँकि घटिया आदमी है, तो इस वजह से उसे पता है अपनी औकात का, अपनी इज्जत का। तो बेचारा जो है, बाकी जो उसके दाएं बाएं वाले बैठे हैं वो मजबूर है क्योंकि वो भी हाजिर सर्विस है, तो दुम दबा के भाग गया और आपको उस तकरीब में नज़र नहीं आया। फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो आज जनाब आ गया है, फुल कोर्ट बेंच जो है वो बन गया है और वो 184/3 का है और मुबैना तौर पे हमारे ज़राए ने यही बताया कि आज उसका फ़ैसला हो जाएगा। और अगर उसका फ़ैसला हो जाता है और अगर उसका फ़ैसला यही होता है कि पार्लियामेंट ने वो जो कानून बनाया था कि सो मोटो जो है वो अब सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं वो बेंचेस को बनाया करेंगे, तो फिर आप यकीन कीजिए कि बंदयाल के सारे फैसले कलअदम हो जाएंगे। अब आप आते हैं और उसका फ़ैसला आज ही हो जाएगा। अब हम आते हैं आज के उस आगाज़ की तरफ। काजी साहब अपनी ज़ाती गाड़ी में तशरीफ़ लाए जो बड़ी नॉर्मल गाड़ी थी, जो कि कोई SUV नहीं थी, कोई 7 सीटर, कोई प्राडो, कोई करोड़ों वाली नहीं थी, बल्कि एक आम सी करोला कार थी जिस पे वो बग़ैर प्रोटोकॉल के। अच्छा, अब ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है और ना पे इस पे कोई यूथिया बकवास करने की कोशिश करे, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा के बारे में ये बात पहले से मशहूर है, जब वो जज भी थे, कि वो सुप्रीम कोर्ट अक्सर पैदल आ जाया करते थे बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के, बग़ैर पुलिस के उज्जलों में और बग़ैर इस तरह की किसी चीज़ के। तो आज भी वो बग़ैर प्रोटोकॉल के आए, अपनी ज़ाती गाड़ी में तशरीफ़ लाए और जब वो आए तो उन्होंने उसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ी जिसको अपने अब मैं गलत लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, चले माजबी नून के जहेज़ समझ के बंदयाल और साकिब नासूर और पहले वाले सारे इस्तेमाल करते रहे, ऐसा कुछ नहीं किया। एक अकेली गाड़ी जिसमें वो अपने ड्राइवर के साथ तशरीफ़ लाए, उन्होंने इनकार कर दिया कि वो किसी भी किस्म की बुलेट प्रूफ गाड़ी, वो जो BMWs यहाँ पे फिरती हैं और झंडे और ये वो हटो बचो की सदाएं, वो आज उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 1300 सीसी कार जो है वो इस्तेमाल करूँगा। हम जैसे गए गुज़रे सहाफ़ियों के पास भी 1800 सीसी गाड़ी है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो 1300 सीसी कार इस्तेमाल करेंगे। पुलिस का दस्ता मौजूद है जी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया।
तमाम लोग वहाँ खड़े थे, स्टाफ खड़ा हुआ था, तो स्टाफ ने तालियां बजा के उनका इस्तकबाल किया। जजीला असलम जो हैं, जो कि एक CSP हैं और जिन्होंने मुकाबले के इम्तिहान में पंजाब में दूसरी पोजीशन हासिल की थी, जुडिशरी की ख़ातून हैं और जुडिशरी से उनका ताल्लुक़ है। एडिशनल सेशन जज उकाड़ा तैनात थी, और ये जो पोस्ट थी जिस पे वो इशरत अली जैसे गलीज़ किरदार जो डेपुटेशन से ब्यूरोक्रेट्स आ जाते थे बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, और फिर ये जजेस अपने ज़ाती कामों के लिए अपने हर काले और सफ़ेद काम के लिए उस रजिस्ट्रार को इस्तेमाल किया करते थे, वो भी भाग गया। और अब जजीला असलम जो है उन्हें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया गया है, जो कि बाकायदा मेरिट पे तैनाती हुई है, चूँकि वो बज़ाते खुद एक जज हैं और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में पहली खातून रजिस्ट्रार जो हैं वो तैनात हुई हैं। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता पेश किया, थोड़ा सा 1 मिनट का खिताब जो है वो बग़ैर किसी माइक और स्पीकर के वहाँ पे खड़े होकर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने किया, और जिसमें सबसे अच्छी बात उन्होंने ये की कि कोई भी शख्स अदालत में या सुप्रीम कोर्ट में खुशी से नहीं आता, तो आप लोग अल्लाह का खौफ करके लोगों के मसाइल हल करें और लोगों को बिल्कुल उस तरीके से ट्रीट करें जैसे आप अपने घर आए हुए मेहमानों को ट्रीट करते हैं। तो गोया उन्होंने अपने अगले 13 महीने का एजेंडा जो है वो वन लाइनर के तौर पे बयान कर दिया। अब आप यहाँ देखें ना कि यहाँ पे तो वो शख्सियात बैठी हैं जो 1-1 अरब रुपए के ट्रक लेती हैं, जो 4-4 कनाल की कोठियाँ लेती हैं, जो अपनी सासों को बचाते हैं, जिनके बच्चे करप्शंस करते हैं, जिनकी औलादें करप्शन करती हैं, जो अपने बेटों को अपनी बेटियों को बड़े बड़े ओहदों पे लगवाते हैं। और फिर यहाँ पे फवाद चौधरी जैसे लोग होते हैं कि जो जजों को ही ख़रीद लेते हैं। मतलब देखें ना, एक तो परवेज़ इलाही के बारे में मशहूर है कि वो जज ख़रीद लेता है, ये इसको मज़ाहिर अली अकबर नकवी को उसी ने ख़रीदा हुआ है ना, परवेज़ इलाही ने। वो जो ट्रकों वाली बात हुई थी वो परवेज़ इलाही के हवाले से ही हुई थी, और दूसरा फवाद चौधरी के हवाले से था कि वो ख़रीद लेते हैं। तो ये जो ख़रीदार, ये जो बिकने बैठे हुए हैं, जो फार सेल लोग बैठे हुए हैं, इनके मुंह पे तमांचा मार के तो वो अपने चैम्बर में चले गए। अब हमारे शाम में ना, यहाँ हमारी गली में हम कुछ लोग बैठ के मोहल्ले वालों के साथ तो रोज़ एक सिटिंग करते हैं गली में कुर्सियाँ बिछा के। तो हमारे साथ एक खालिद साहब होते हैं, परसों उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा, यार मुल्क के जो हालात हैं उसमें कोई एक शख्सियत तो ऐसी होनी चाहिए, कोई एक चेहरा, कोई एक शख्स तो अल्लाह का बंदा ऐसा होना चाहिए ना कि जिसकी तरफ पाकिस्तान की आवाम देख सके कि यार ये भी नहीं, ये भी नहीं, यार ये एक है, एक तो रे ऑफ होप होनी चाहिए। तो वो रे ऑफ होप जो है वो कि जिसकी तरफ देखा जा सकता है, वो अब अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब है। तो बड़े दबंग अंदाज में इन्होंने स्टार्ट लिया है जी, अल्लाह इनकी मदद करे। और इसमें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन और कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि जो कानून और आइन से हट के हो। तो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अगर वो पेंडिंग केसेस को निपटाते हैं, आपको याद है वो 260 लोगों का जो कत्ल किया था MQM ने सानिया बल्दिया टाउन में, जिसका केस 11 साल लटका रहा, और अब आके उसका जो फैसला है वो भी उल्टा सीधा जो है वो हो गया। तो उनकी माएँ तो मर गई, वो जो जिंदा जल गए थे और मर गए थे, उनके घर वाले तो उजड़ गए। 11 साल वो केस लटका रहा। लेकिन अब अगर आप बंदयाल बंद दलाल उसके दौर को देखें तो एक आम आदमी के केस को एक एवरेज में उसने 4 साल के बाद सुना। अगर उसकी एवरेज निकाली जाए तो 4 साल का टाइम केस टू केस है। लेकिन इमरान नियाजी के केस को उसने हर 5 घंटे के बाद सुना। तो ये जो खबासत और ये जो गलाजत है, इसको अगर ये ख़त्म कर देते हैं और वो जो 137वें नंबर पे हमारी अदालतें हैं उसको ऊपर ले आते हैं, और ये जो लोग आए हुए हैं जो मेरिट पे नहीं आए, जो जूनियर जजेस को एलिवेट करके लाया गया है, इनको घर भेज देते हैं या इनको वापस इनकी औकात में ले आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये एक्सपेक्टेशंस, ये उम्मीद बहरहाल काजी फ़ायज़ ईसा से रखनी चाहिए। प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। वो जो हालत है जी, आपको याद है ये गलीज़ इंसान शीदा टली, ये मज़हब को इन्होंने बड़ा इस्तेमाल किया। PTI ने और PTI के साथ जितने लोग मिलते गए हैं, इन्होंने ना मज़हब, उसने रियासत मदीना का नारा लगाया हुआ था न्याजी ने, और इसने ख़ुद को मुजाहिद ख़त्म नबूवत कहना, लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया था। तो ये मुजाहिद ख़त्म नबूवत नाम नेहाद, ये बदबूदार किरदार, नशे में धुत शराब इसने पी हुई थी, नशे की हालत में नीम बरहना
इसको सादा कपड़ों में मलबूस इदारों के अहलकारों ने जो है वो गिरफ़्तार बहरहाल कर लिया है और अब इसको नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। और मज़े की बात यह है कि रावलपिंडी की पुलिस ने इससे बरात का इज़हार किया। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, ना हमने गिरफ़्तार किया, ना हमें पता है कि कौन गिरफ़्तार करके ले गया। तो फिर अगर पुलिस को नहीं पता तो फिर हम सबको पता है कि किसने गिरफ़्तार किया है। और परवेज़ इलाही और इनकी गिरफ़्तारी, ये तो चूँकि टाउट थे, मतलब ये चौधरियों के बारे में और शेख रशीद के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है ना कि अगर इनको ये कहा जाए कि ये अगर कोई फॉर्म फिल करते हुए अपनी वल्दियत के खाने में उस वक्त के आर्मी चीफ का नाम बतौर वालिद लिखें तो ये लिख देंगे। ये इतने फ़ौज के पिट्ठू थे, गेट नंबर 4 की पैदावार थे। लेकिन अब अगर इनको भी जलील किया जा रहा है और इनको पकड़ लिया गया और इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है, तो ये क्लियरली शोज़ कि पॉलिसी क्या है 9 मई के हवाले से और पीटीआई के हवाले से और न्याजी के हवाले से फ़ौज की, कि किसी सूरत माफ़ी नहीं है। आप खदीजा शाह के केस को देख लीजिए, वो भी एक जनरल की नवासी साबका वज़ीर की बेटी है और एक साबका आर्मी चीफ़ ने उसकी सिफारिश भी की है। जनरल जहांगीर करामत ने जब आर्मी चीफ़ कोयटा में थे तो फ़ोन पे सिफारिश की, लेकिन आर्मी चीफ़ ने ये कह के फ़ोन बंद कर दिया कि सर लेट मी डू माई जॉब। तो माफ़ी नहीं है और अब ऐसा ही होना चाहिए। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लागू करके इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। तो बहरहाल ये बंदा आज अपने अंजाम की तरफ पहुँचने की जानिब चल पड़ा है। पंजाब पुलिस की अयाशियाँ, पंजाब पुलिस की अयाशियाँ कैसे कि इतना महंगा पेट्रोल जो कि जनाब मोटरसाइकिल में भी अफोर्ड नहीं हो रहा, उस दौर में वो परवेज़ इलाही को, पंजाब के सबसे बड़े डाकू को झूले देती फिर रही है। कभी लाहौर से पिंडी ले आते हैं, कभी पिंडी से लाहौर ले जाते हैं। वो खरामा खरामा चलते हुए डाकू साहब जो है वो जब बाहर तशरीफ़ लाते हैं तो आगे वो बिल्कुल डॉन की सूरत में लात पे लात रखे और मुंह में सिगरेट दबे और एक आंख ऐसे बंद किए। कोई एक इंस्पेक्टर वहाँ खड़ा होता है और वो कहता है भाईजान आ जाए, अब अगले केस में गिरफ़्तारी है। तो पुलिस जो है वो फिर कभी उनको लाहौर ले जाती है, कभी रावलपिंडी ले जाती है। तो भाईजान ये बड़ा कुछ मेहरबानी करें, खुदा का खौफ करें। हम तो पहले ही सरकारी पेट्रोल के अखराजात कम करने की बात करते हैं और आप एक डाकू को झूले दिए जा रहे हैं। एक ही जगह रखें इसको इमरान खान की तरह और इसके सारे केसेस जो हैं वो वहीं पे निपटाएं। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जैसे परवेज़ इलाही वैसे ही शेख रशीद, अब जो इन टाउट्स को भी पकड़ के रगड़ा लगाया जा रहा है, इसका मतलब है कि पॉलिसी अब इस वक्त जो खैर की बात है कि फ़ौज की पॉलिसी बड़ी क्लियर हो गई, अदलिया की पॉलिसी बड़ी क्लियर होगी। तो ये जो दो इदारे हैं इनके जो सरबराहान हैं ये बड़ी नेक नियति के साथ अब इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, जो खैर की अलामत है। अब ये जो है ये आईनी ओहदे हैं, ये इलेक्टेड लोग नहीं हैं। ये अपनी अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे, लेकिन एक दुरुस्त सिमत में, एक डायरेक्शन में मुल्क को ले जा रहे हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सियासी जगह, कि उसमें इलेक्शन करवाए जाएं और इलेक्शन करवाने के बाद जो भी अवाम का फ़ैसला हो उसको वज़ारत उज़्मा उसके हवाले करके फिर मुल्क से इस तमाम गुर्बत का, बेरोज़गारी का, महंगाई का, इन मसाइल का ख़ात्मा किया जाए कि जिसका हम शिकार हैं। तो ये एक रे ऑफ होप, दूसरी फ़ौज के बाद अब दूसरी अदलिया जो है वो आ गई और अब इमरान खान मज़ीद किस्सा पारीना बन गया। वो जो मैंने लड़ाई की बात की तो जनाब वो लड़ाई हुई है आदिल राजा गद्दार वतन और भगोड़े इश्तिहारी गद्दार वतन, वो जट्टां दा मुंडा, काफ़ी सारे जट्टां दा मुश्तरका मुंडा शहबाज गिल, उसके हवाले से इन्होंने अब ट्विटर पे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिया। एक दूसरे को गद्दार भी कह रहे हैं, एक दूसरे को सांप भी कह रहे हैं, एक दूसरे को कुत्ता बिल्ला भी बना रहे हैं। वैसे जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। तो मज़ा लीजिए आप भी ट्विटर पे इस लड़ाई का। आप सिर्फ मोहल्ले में ही कुत्तों की लड़ाई देखते हैं या सांप न्योले की लड़ाई देखते हैं या रीछ कुत्ते की लड़ाई देखते हैं या मुर्गों की लड़ाई देखते हैं, तो इन दो जानवरों की लड़ाई का भी जो है वो मज़ा लें और इनको कहें कि जुर्रत करें, पाकिस्तान आए ताकि इनको बताएं कि कितने 20 का जो है वो 100 होता है। फुल कोर्ट इजलास जो है वो जारी है। आज शाम को क्या फ़ैसला होगा वो मीडिया के ज़रिए आप सब तक पहुंच जाएगा। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह इस पर भी बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।